हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यूजीसी नेट की इकाई 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा और उसका विकास की प्रश्नोत्तरी को करने वाले हैं। इसका एक पार्ट पहले भी चैनल पर उपलब्ध हो चुका है। किन्हीं कारणवश कुछ दिन चैनल पर वीडियो नहीं आ पाई है, तो उसका दूसरा पार्ट आज आपके सामने है। आइए देखते हैं हिंदी भाषा के इस प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में राजस्थानी को किसके अंतर्गत रखा है? ऑप्शन ए उदीच्य, बी प्रतीच्य, सी मध्यदेशीय, डी प्राच्य। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण किया है उसमें राजस्थानी भाषा को किसके अंतर्गत रखा है, यह आपको बताना है। उदीच्य के अंतर्गत रखा है, प्रतीच्य के अंतर्गत, मध्यदेशी या प्राच्य के अंतर्गत। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जो राजस्थानी भाषा है उसे प्रतीच्य के अंतर्गत रखा है, वहीं पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे मध्यदेशी के अंतर्गत रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। किसने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियां ताजुबेकी और निमाणी भी स्वीकार की हैं? ऑप्शन ए हरदेव बाहरी, बी भोलानाथ तिवारी, सी कामता प्रसाद गुरु, डी उदय नारायण तिवारी। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं, इसके अतिरिक्त ताजुबेकी और निमाणी को पश्चिमी की हिंदी के अंतर्गत किसने स्वीकार किया है। कहने का तात्पर्य है, कहने का अर्थ ये है कि पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां मानी जाती हैं, इसके अतिरिक्त दो और बोलियां पश्चिमी हिंदी की किसने मानी हैं, और वो बोलियां कौन सी हैं? ताजुबेकी और निमाणी। ऑप्शन है हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, उदय नारायण तिवारी। ताजुबेकी और निमाणी बोली को भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली बोलियां हैं, बांगरू, बुंदेली, ब्रज, कौरवी, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली और कन्नौजी। इसके अतिरिक्त ताजुबेकी और निमाणी भोलानाथ तिवारी जी ने और मानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी कौरवी। दी हुई बोलियों में से कौन सी ऐसी बोली है जो ओकार बहुला नहीं है? ब्रजभाषा नहीं है, बुंदेली नहीं है, कन्नौजी नहीं है कि कौरवी नहीं है? कौन सी ऐसी बोली है? दी हुई बोलियों में कौरवी एक ऐसी बोली है, कौरवी अर्थात खड़ी बोली, ये ओकार बहुला ना होकर आकार बहुला बोली है। बाकी ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला बोली है। अगला प्रश्न है, लिपि विकास की निम्न अवस्थाओं को क्रम से लगाइए। यहाँ पर लिपि विकास की अवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें आपको क्रम से लगाना है। सूत्र लिपि, भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि। इन पांचों अवस्थाओं को आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। लिपि विकास की जो अवस्थाएं हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर्वप्रथम आती है चित्रलिपि, उसके बाद आती है सूत्र लिपि, सूत्र लिपि के बाद आती है प्रतीक लिपि, प्रतीक लिपि के बाद आती है भावमूलक लिपि, और फिर आती है ध्वनि मूलक लिपि। भावमूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि के बीच एक और लिपि आती है जिसे हम भाव ध्वनि मूलक लिपि कहते हैं, वो यहाँ पर नहीं दी हुई है। लिपि की निम्न अवस्थाओं को हम क्रम से लगाते हैं। पहले आती है चित्रलिपि 3, दूसरे पे सूत्र लिपि, तीसरे पे प्रतीक लिपि नंबर 4, चौथे स्थान पर भावमूलक लिपि नंबर 2, पांचवें स्थान पर ध्वनि मूलक लिपि नंबर 5। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। शारदा लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की कौन सी शाखा से हुआ है? ऑप्शन ए दक्षिणी शाखा, बी उत्तरी शाखा, सी पश्चिमी शाखा, डी इनमें से कोई नहीं। शारदा लिपि का विकास
ब्राह्मी लिपि की कौन सी शाखा से हुआ है, ये आपको बताना है। दक्षिणी शाखा, उत्तरी शाखा, पश्चिमी शाखा या इनमें से कोई नहीं। शारदा लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की कौन सी शाखा से हुआ है? तो ये भी देवनागरी लिपि की तरह उत्तरी शाखा से ही इसका भी विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, संविधान में नेपाली भाषा को कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, बी 71वां 1992, सी 92वां 2003, डी नेपाली को नहीं जोड़ा गया। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि संविधान में यदि नेपाली भाषा को जोड़ा गया है तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो नेपाली भाषा को जिस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था वो थी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। 21वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो वो भाषा थी सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया था। 2003 में जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 348। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित जो निर्देश हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो यह निर्देश अनुच्छेद 344 में दिए हुए हैं कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का शब्द भंडार समृद्ध करने के लिए संस्कृत व अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? ऑप्शन ए 350, बी 351, सी 349, डी 343। हिंदी भाषा का शब्द भंडार समृद्ध करने के लिए अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की जो बात कही गई है संविधान में वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई है? इस बात को अनुच्छेद 351 में कहा गया है और इसी अनुच्छेद में विकास और प्रसार की बात भी कही गई है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया था? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1959 ईस्वी में, बी 1961 ईस्वी में, सी 1976 ईस्वी में, डी 1968 ईस्वी में। वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया था? तो वैज्ञानिक और शब्दावली आयोग का गठन जिस वर्ष किया गया था वो वर्ष है 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राजभाषा से संबंधित निम्न अधिनियमों को कालक्रम से लगाइए। राजभाषा से संबंधित जितने अधिनियम आए हैं उनका क्रम क्या रहा है ये आपको बताना है। राजभाषा संकल्प, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, प्राधिकृत पाठ अधिनियम, इन चारों को आपको क्रम से लगाना है और किस ऑप्शन में ये क्रम से दिए गए हैं वही ऑप्शन आपको चूज करना है। राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में। राजभाषा अधिनियम 1963। वहीं पर राजभाषा जो संकल्प है ये आया था 68 में। इसके बाद जो राजभाषा नियम है ये था 1976 में। प्राधिकृत पाठ अधिनियम कब आया था? ये आया था 1973 में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम होना चाहिए राजभाषा अधिनियम नंबर 2। नंबर 2 है ए और डी ऑप्शन में। इसके बाद आता है हमारा राजभाषा संकल्प जो कि 1968 में आया था, नंबर 1। तो 2 के बाद 1 है ऑप्शन ए में। फिर उसके बाद प्राधिकृत पाठ अधिनियम जो कि 1973 में आया था और इसके बाद राजभाषा नियम। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? प्रश्न 11 है,
स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 3, डी 6। यदि हम स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर देखें तो स्वरों के कितने भेद होंगे? इस स्थिति से देखने पर स्वरों के भेद होंगे 2। स्वर तंत्रियों के आधार पर अगर हम विभाजित करें तो 2 भेद होते हैं जिनको हम घोष और अघोष कहते हैं। अगला प्रश्न है, मान स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 8, डी 4। मान स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है ये बताना है आपको। मान स्वरों को मानक या आदर्श स्वर भी कहा जाता है और मान स्वरों की संख्या 8 मानी गई है, जिनमें अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ है। और वहीं अगर देखें तो जो गौड़ मान स्वर हैं उनकी संख्या 7 मानी गई है, उसमें बड़ा ऊ जो आता है उसको शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को कौरवी नाम देने वाले विद्वान हैं? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, बी ईश्वर चंद्र गुप्त, सी ग्रियर्सन, डी रेमंड। राहुल सांकृत्यायन है, ईश्वर चंद्र गुप्त है, ग्रियर्सन है या रेमंड है? इन चारों में से खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया है? खड़ी बोली को कौरवी नाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इन्होंने ही खड़ी बोली को कौरवी कहा है। ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली नाम दिया है। ब्रजबुली जो कि एक बांग्ला की एक शाखा मानी जाती है, इसको ब्रजबुली नाम ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया है और बिहारी हिंदी जो नाम है वो ग्रियर्सन का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कन्नौजी बोली क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? कन्नौजी बोली का क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए हरदोई, बी इटावा, सी कानपुर, डी उन्नाव। हरदोई, इटावा, कानपुर, उन्नाव, इन चारों में से आपको बताना है कि कन्नौजी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, कन्नौजी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है। 3 हैं जो कन्नौजी बोली के क्षेत्र हैं, एक ऐसा क्षेत्र है जो कन्नौजी बोली का नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर हो जाएगा उन्नाव। उन्नाव कन्नौजी बोली के अंतर्गत न आकर अवधी के अंतर्गत आता है, जबकि हरदोई, इटावा, कानपुर ये कन्नौजी बोली के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, भुक्सा और जादोबाटी किस बोली की उपबोलियां हैं? भुक्सा और जादोबाटी किस बोली की उपबोलियां हैं? ऑप्शन ए बुंदेली, बी हरियाणवी, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। इन चारों बोलियों में से भुक्सा और जादोबाटी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये भुक्सा और जादोबाटी नामक जो हैं ये ब्रजभाषा की उपबोलियां हैं। ब्रजभाषा जिसे अंतर्वेदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वनाम का रूपांतरण निम्न में से किस कारण से नहीं होता है? ऑप्शन ए पुरुष, बी वचन, सी कारक, डी लिंग। सर्वनाम का रूपांतरण निम्न में से किस कारण से नहीं होता है, यह आपको बताना है। सर्वनाम का रूपांतरण जिस कारण से नहीं होता है वह है लिंग। लिंग के कारण सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता है, जबकि पुरुष वचन और कारक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, द्विगु समास को कर्मधारय तत्पुरुष का एक भेद किसने माना है? ऑप्शन ए वासुदेव नंदन प्रसाद, बी कामता प्रसाद गुरु, सी किशोरी दास वाजपेयी, डी हरदेव बाहरी। द्विगु समास को कर्मधारय तत्पुरुष का एक भेद किसने माना है? तो कामता प्रसाद गुरु जी जो हैं इन्होंने ही द्विगु समास को कर्मधारय तत्पुरुष का एक भेद माना है और इन्होंने इसे समस्यापूर्ण कर्मधारय कहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 18 है, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। ये वाक्य की परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, बी भोलानाथ तिवारी, सी कामता प्रसाद गुरु, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
परिभाषा एक बार फिर देखते हैं। आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य की यह परिभाषा किसने दी है? श्याम सुंदर दास ने, भोलानाथ तिवारी ने, कामता प्रसाद गुरु ने या आचार्य शुक्ल ने? तो हाँ, आचार्य शुक्ल द्वारा दी हुई ये परिभाषा है वाक्य की। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है, वह अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। ये किस भाषाविद का मत है? हिंदी इसी मिट्टी की बोली है, वह अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। ये किस भाषाविद का मत है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, बी रिचर्ड्स, सी फैलन, डी मोनियर विलियम्स। इन चारों में से ये मत, उपर्युक्त मत किसके द्वारा दिया हुआ है? तो हिंदी भाषा के विषय में ये मत है फैलन का। उन्हीं का मानना है कि हिंदी इसी मिट्टी की बोली है, इसीलिए वह अरबी फारसी से ज़्यादा जनमानस के निकट है। अगला प्रश्न है। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये किसका कथन है? एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, बी ग्रियर्सन, सी देवेंद्रनाथ शर्मा, डी भोलानाथ तिवारी। तो बोली की यह परिभाषा भोलानाथ तिवारी जी ने दी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नंदी नागरी किसे कहते हैं? नंदी नागरी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नागरी की दक्षिणी शैली को, बी नागरी की उत्तरी शैली, सी नागरी की पूर्वी शैली को, डी इनमें से कोई नहीं। नंदी नागरी किसे कहते हैं? नंदी नागरी जो देवनागरी लिपि की ही एक शैली है, परंतु ये कौन सी शैली है? दक्षिणी, उत्तरी या पूर्वी या इनमें से कोई नहीं। तो नंदी नागरी जो है देवनागरी की दक्षिणी शैली को कहते हैं। अगला प्रश्न है। जयपुरी बोली को किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए ढूंढानी, बी झाड़साही, सी काई कुई, डी अहिरवाटी। जयपुरी बोली जो है इसको किस नाम से नहीं जाना जाता है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। 3 नाम इसमें ऐसे हैं जो जयपुरी बोली के ही हैं। जयपुरी बोली को उन नामों से भी जाना जाता है, जबकि एक ऐसा है जिससे जयपुरी बोली को नहीं जाना जाता, अर्थात वो जयपुरी बोली का नाम नहीं है। ढूंढानी, जड़साई, काईकुई, अहिरवाटी। तो अहिरवाटी जो नाम है ये जयपुरी बोली का ना होकर मेवाती बोली का है। बाकी तीनों नाम जयपुरी बोली के ही हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा डैश पर आधारित है। किस पर आधारित है ये आपको ऑप्शंस में से बताना है। ऑप्शन ए विकास, बी समाजवाद, सी वाक्य, डी सरलता। भाषा निम्न चारों में से किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है भाषा वाक्य पर आधारित होती है। समाजवाद, विकास या सरलता पर नहीं, वाक्य पर आधारित होती है। भाषा के आयाम यदि देखें, ध्वनि, शब्द, वाक्य, फिर अर्थ। ध्वनि, प्रथम इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि से हम शब्द की तरफ बढ़ते हैं, शब्द से फिर हम वाक्य की तरफ बढ़ते हैं और वाक्य से फिर हम अर्थ को जान पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बघेली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? ऑप्शन ए हरदेव बाहरी, बी कामता प्रसाद गुरु, सी भोलानाथ तिवारी, डी ग्रियर्सन। बघेली को, जो बघेली बोली है उसको अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, उसमें से बघेली बोली को अवधी बोली की ही दक्षिणी शाखा किसने कहा है? अवधी की दक्षिणी शाखा बघेली को कहने वाले
हैं हरदेव बहारी। हरदेव बहारी ने अवधी की दक्षिणी शाखा बघेली बोली को कहा है। और बघेली को अवधी की उपबोली किसने कहा है? ये कहा है कामता प्रसाद, ये कहा है बाबूराम सक्सेना ने। बाबूराम, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो कि अवधी की उपबोली बघेली बोली जो है, इसको अवधी की उपबोली किसने कहा है? बाबूराम सक्सेना ने। और अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? हरदेव बहारी जी ने। यह आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए आज देखते हैं आज का अगला और अंतिम प्रश्न। ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? ऑप्शन ए असमी, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी, डी बांग्ला। इनमें से ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो ब्रजबुली बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप माना जाता है और ये नाम दिया था ईश्वर चंद्र गुप्त ने। तो आज यहीं पर हमारे 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स नेट की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन तक शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें और आपकी हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन में सहायक होते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।